स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th है हमारी। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। दो बुक्स हैं आपकी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। तो दोनों बुक से 5 मार्क्स, ठीक है, और टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम कवर अप करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, ज्यादातर पूछे गए। इस 30 मिनट के अंदर आपको अपनी जो टर्म टू का सिलेबस है, टर्म टू एग्जाम के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है, उससे संबंधित टॉप 10 5 मार्क्स के क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 5 मार्क्स का क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन्स नेचर, यानी कि आइंस्टीन नेचर के बारे में आप क्या समझते हैं। हिज कन्वर्सेशन किससे कन्वर्सेशन है, हिस्ट्री टीचर से, मैथमेटिक्स टीचर से, और जो है टीचर है उससे। तो देखो, द कन्वर्सेशन बिटवीन आइंस्टीन एंड हिज टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही वाज अ ट्रूथफुल स्टूडेंट, यानी कि शिक्षकों की, आइंस्टीन के शिक्षकों की बातचीत से इस बात का तो पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो एक सत्यवादी है, एक सच्चा बच्चा है। ही एक्नॉलेज हिज फेलोज विदाउट एसोसिएशन, यानी कि वो अपनी गलतियों को बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के मान लेता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के जो हिस्ट्री टीचर है वो इससे डिसएग्री हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इसे हिस्ट्री के फैक्ट, हिस्ट्री के फिगर्स ये सभी नहीं पता है तो इसको पढ़ने का क्या फायदा है। तो इसलिए वो डिसएग्री हो जाते हैं। लेकिन कभी भी एल्बर्ट ने उसकी, मतलब जो अपने हिस्ट्री के टीचर है उनकी कभी इंसल्ट नहीं की थी। ही ओनली सेड व्हाट ही वांटेड टू इन फ्रंट ऑफ द टीचर, यानी कि जो आइंस्टीन है वो जिस उसको जो भी कहना होता है वो सीधा सीधा अपने सर के सामने कह देता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड हाईली ऑफ हिम एंड स्टेट दैट ही कुड नॉट इवन टीच हिम एनी लार्जर सिंस ही ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग, यानी कि हमें जो है अब तुम्हें पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है। तो जो मैथमेटिक्स टीचर वो उसे पढ़ाने से मना कर देते हैं। हेडमास्टर क्या कहते हैं, द हेडमास्टर वांटेड टू अल्बर्ट टू लीव द स्कूल, ये हेडमास्टर जो है वो ये चाहते हैं कि अल्बर्ट जो है वो अब इस स्कूल से चला जाए, बिकॉज इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू टीच द अदर स्टूडेंट्स व्हेन ही वाज प्रेजेंट, यानी कि ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है अगर अल्बर्ट जो है वो स्कूल में पढ़ने आता है, ठीक है। अल्बर्ट वाज अ बिट ऑफ रिबल बट ही वाज अ गुड पर्सन, यानी कि वो थोड़ा विद्रोही जरूर था लेकिन वो एक अच्छा बच्चा था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई जब आइंस्टीन के टीचर्स की कन्वर्सेशन से आपको क्या बातें यहाँ पे पता चलती हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस, डोरिस के साथ में जो इंसिडेंट्स हुआ है उसे समझाइए। तो देखिए क्या होता है, डोरिस जो वो बाहर गई हुई होती है, जब वो वापस आती है तब का ये एक पहला इंसिडेंस है। डोरिस इज शॉक्ड टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग व्हेन शी कम्स होम, यानी कि वो जब घर वापस आती है डोरिस तो ये देखते है उसकी माँ जो स्मोकिंग कर रही है, और वो काफी एक तरीके से शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती है। शी ऑर्डर हर मदर टू प्रिपेयर टी, उसने अपनी माँ से बोला था माँ आप जो है मैं वहां से आऊंगी तो अब चाय बना के रखना। बट मिस पियर्सन रिमेन्स इंडिफरेंट टुवर्ड्स हर डिमांड दैट सडन चेंज बेफेल्स डोरी, यानी कि जो मिस पियर्सन थी उन्होंने इसके प्रति कोई भी जो प्रतिक्रिया थी वो नहीं ली। इसीलिए जो डोरिस थी वो काफी इस तरीके इससे काफी दुखी हो जाती है और वो अपनी माँ को डांटने भी लगती है इस बात के लिए। दूसरी चीज, जब वो अपने रूम में जाती, शी गोज टू हर रूम टू फाइंड दैट हर येलो ड्रेस हैज नॉट बीन आयरन, यानी कि वो देखते कि उसने अपनी माँ से बोला था कि माँ मैं पार्टी में जाऊंगी तो मेरे लिए आप जो है मेरी येलो ड्रेस आयरन करके रख देना, बट वो नहीं मिली। वो काफी अपसेट हो गई और वो अपनी माँ को इस बात के लिए डांटने लगी कि आपने मेरा काम नहीं किया। अपॉन हियरिंग हर वर्ड्स, लेकिन जैसे ही मिस पियर्सन ने अपनी बेटी की डांट भरी ये शब्द सुने तब उन्होंने रिप्लाई दिया विद डिस्गस्ट, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एक क्रोध से, कहा कि डोरिस बीइंग अ ग्रोन अप शुड हैव वर्क ऑन हर ओवन, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अबव दैट शी मेक्स फन फॉर हर चाइल्ड, यानी कि इसके बाद वो उनके जो फ्रेंड है, उसका किसका, डोरिस का फ्रेंड था चार्ली स्पेंस, उसको क्या करती है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है हाल्फ फाटेड बक टूथ, यानी कि एक अर्ध बुद्धिमानी जो हिरन होता है मैं उसके साथ में कभी पार्टी में जाना नहीं चाहूंगी। तो इस तरीके से जो डोरिस के साथ इंसिडेंट हुआ था वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। थर्ड देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है एंड्यूस विजिट द मॉर्गन्स गेव हिम प्लीजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट
ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर, यानी कि जो एंड्रयू था वो मॉर्गन को वो खुशी वो सेटिस्फेक्शन देने जा रहा था जो उसे अभी तक नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उसे उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसको लेके आई है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। एट 3:30 लगभग 3:30 बजे के आसपास, आफ्टर एन आवर डिफिकल्ट स्ट्रगल, काफी मेहनत के बाद, द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस, जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ जिसमें सांस नहीं थी। मदर ले कोलैप्स, यानी कि जो मदर भी थी यानी कि सुजैन जो थी वो भी एक तरीके से बेहोशी की हालत में थी और वो भी अपनी सांस नहीं ले पा रही थी। ठीक है, ये चीज समझाई गई है। उसके बाद injected the medicine and struggled, restored the lifeless Susan Morgan, intense effort, her heartbeat become steady, यानी कि जो उसे बहुत तरीके वो बेहोश सी हो रही थी, उसके अंदर वो सांस नहीं ले पा रही थी, साथ ही साथ वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही थी, तो उसको क्या किया, मेडिसिन देके इंजेक्शन लगा के उसे सही किया। तो फर्स्ट लाइफ सेव की इसने किसकी? उसकी मदर की, उस बच्चे की। टर्न हिज अटेंशन, सेकेंड पार्ट, लाइफलेस बेबी की तरफ। कंडीशन वाज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कंडीशन उसकी ये थी लाइफलेस होने की, उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं थी। द बॉडी ब्लड, उसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं थी। आर्टिफिशियली, उसने कृत्रिम तरीके से एक मेथड अपनाया, रेस्पिरेशन। ठीक है, रश्ड द चाइल्ड फ्रॉम वन बेसिन टू नेक्स्ट फॉर 15 मिनट, यानी कि उसने एक बेसिन में गर्म पानी लिया, उस गर्म पानी से उस बच्चे को धोया, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो था उसमें किसी भी तरीके से कोई भी आवाज नहीं आई, यानी कि उसने सांस लेना शुरू नहीं किया। लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम उपाय, रब्ड द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, यानी कि एक खुरदुरे टॉवल से उसको रगड़ना शुरू किया। क्रशिंग एंड रिलीजिंग, यानी कि उसके क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद विद बोथ हिज हैंड्स, यानी कि उसने अपने दोनों हाथों से उस छोटे से बच्चे की छाती को थोड़ा सा दबाया और धीरे धीरे उसने छोड़ना शुरू किया। एंड ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लैम्प बॉडी एंड लिम्प बॉडी, यानी कि उसने देखा कि अब जो है ये सांस लेने की कोशिश कर रहा है, और चमत्कारिक रूप से जो छोटा सा बेबी था उसने सांस लेना शुरू कर दिया था, रोना शुरू कर दिया था। ही हैड सेव्ड 2 लाइफ्स, इस तरीके से उसने 2 लाइफ को बचाया। एक कौन सी? एक उसकी मदर की, बच्चे की, एंड्रयू की वाइफ की, और एंड्रयू के सॉरी जो मॉर्गन है उसकी वाइफ की और मॉर्गन के बेटे की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका जो आंसर है इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, why did author agree that the growth of world population is one of strongest factors distorting the future of human society, यानी कि ऑथर जो है वो ये कहता है कि जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये हमारे फ्यूचर जो मानवीय समाज है उसके लिए खतरा पैदा करेगी। क्यों करेगी? तो देखो, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट हैज ऑलरेडी टच्ड द 7 बिलियन मार्क, यानी कि लगभग 7 बिलियन के आसपास जो जनसंख्या है वो पहुंच चुकी है। इट हैज इंडेंजर्ड, यानी कि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही खतरनाक एक तरीके से संकट में आ सकता है, हमारी जो सोसाइटी है ह्यूमन की। इट हैज रिजल्टेड इन टू मच प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा जो होने का कारण है वो है नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स, यानी कि हमारे विश्व में जितने भी जंगल हैं, जो मछलियां हैं, जो घास के मैदान हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है वो सारी की सारी संकट में आ रही है, जो कि एक चिंताजनक बात है। फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन insensitivity by humans to meet their ends, यानी कि जिस तरीके से बिना असंवेदनशीलता से जो जंगल है, जो पेड़ उनकी कटाई हो रही, ये मानव को एक तरीके से एंड की ओर, जो एक खत्म तरीका उसकी तरफ लेके जा रहा है। द हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन्स हैज लीड द ओवरफिशिंग, यानी कि लेखक जो है वो ये कहता है कि हम लोगों ने, यानी कि हम जो इंसान है, इन्होंने बहुत ही असंवेदनशीलता से जो वन है उनको काटना शुरू कर दिया है, और जिसको जितना चाहिए होता है वो उससे ज्यादा ले रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ओवर फिशिंग की जा रही है। द बर्निंग ऑफ डंग हैज रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो हम कूड़ा करकट जलाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो जो गोबर जलाते हैं उसकी वजह से भी जो सोइल है उसकी कह सकते हैं कि उपजाऊपन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नॉट मच हैज बीन लेफ्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, यानी कि अब जो है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से,
द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज इन ग्रेट डेंजर, यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका फ्यूचर बहुत ही खतरे में दिखाई दे रहा है। Unless some bold and strict steps are taken to keep a check on the rapidly growing population, our planet Earth will be become soon extinct। यानी कि हमने ये देखा है, ये स्वाभाविक रूप से ये देखा गया है कि मानव का जो भविष्य है वो बहुत ही बड़े खतरे में है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो इसके कारण है, यदि उन कारणों के प्रति अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत ही जल्दी हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो एक तरीके से अंत की कगार पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको आपका जो 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट वीडियो था उसमें भी समझाया था, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। क्यों? तो देखो, सिल्क रोड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रेफर करता है किसको? हिस्टोरिकल एक सिल्क रोड है, और किस किस के बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में। साथ ही साथ ये कनेक्टेड है एफ्रो यूरेशियन है उसके बीच में भी। देखो ये बेसिकली बनाया किस लिए गया था? इट इस्टेब्लिश्ड ट्रेड, किसके व्यापार के लिए? सबसे पहले चाइनीज की बात करें तो चाइना से क्या व्यापार होता था? चाइना से चाइनीज सिल्क, स्पीसीज यानी कि जो मसाले हैं, टी एंड प्रोलिकियन यानी कि एक तरीके से जो चाइनीज सिल्क था उसका व्यापार इससे ज्यादा होता था। ठीक है, और साथ ही साथ एक और भी है यहाँ पे, एक सेकेंड, जो सिल्क था उसका व्यापार होता था, चाय का, मसाले का, और जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे उसका भी। इंडियंस में क्या व्यापार होता था? तो टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन एंड पेपर, यानी कि भारतीय की बात करें तो भारतीय वस्त्र, कीमती पत्थर और काली मिर्च। रोमन की बात करें तो रोमन एम्पायर के गोल्ड, सिल्वर, ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट्स एंड ज्वेलर्स, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं रोमन साम्राज्य का सोना, चांदी, बढ़िया कांच के बने हुए बर्तन, पदार्थ, शराब, कालीन और गहने, ये सभी से व्यापार इसका होता था। द रोड वॉज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना इन द चैप्टर, यानी कि इस रोड का नाम जो था वो सिल्क रोड इसी वजह से पड़ा था चाइना के साथ में, चाइना का जो सिल्क था उसके व्यापार की वजह से। In the chapter, the author traveled to Mount Kailash and explored the Himalaya belt in Tibet। यानी कि इस चैप्टर में जो ऑथर है वो कहाँ पे जाता है? माउंट कैलाश में, हिमालय बेल्ट इन टिबेट पर। Since the author explored, यानी कि जब तक उसने एक्सप्लोर नहीं किया था इस रीजन को, तब तक द चैप्टर वाज टाइटल्ड सिल्क रोड, तब तक इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड था। द चैप्टर प्रोजेक्टेड द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय द ऑथर ऑन हिज एक्सपेडिशन टू माउंट कैलाश। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी कि इस अध्याय में जब ऑथर जो है कैलाश पर्वत पर जाता है, ठीक है, उसके वहां पर जाने के बाद वो किस किस तरह की चुनौतियां, कठिनाइयां उनको झेलता है और उनका किस तरीके से सामना करता है, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो, यानी कि जो टेप्लो के द्वारा क्रॉकर हैरिस के लिए एटीट्यूड दिखाया गया है, यानी जो उसके जो नजरिया है टेप्लो का क्रॉकर हैरिस के प्रति, वो समझाइए। तो देखो टेप्लो कौन है? क्रॉकर हैरिस का एक स्टूडेंट है। क्रोकर इज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, बट उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं। ही इज ट्रू ऑन हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए सत्यवादी है। इट इज द लास्ट डे ऑफ टर्म, यानी कि ये एक आखिरी दिन था उस टर्म का। क्रोकर इज गोइंग टू लीव द स्कूल फॉर गुड, यानी कि अब वो जो था स्कूल छोड़ने वाला था। येट ही गिव्स टेप्लो एक्स्ट्रा वर्क टू डू हिज डज सो बिकॉज टेप्लो हैड मिस्ड अ डे ड्यूरिंग द वीक ऑफ इल, यानी कि जब वो बीमार था उस बीमार वाले टाइम पे उसने एक दिन स्कूल में नहीं आता, इसलिए उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। इट माइट साउंड क्रूल ऑन क्रॉकर्स पार्ट टू डिटेन टेप्लो व्हाइल अदर स्टूडेंट्स हैव गॉन, यानी कि जो टेप्लो था वो इस चीज को देखता है, एक सेकेंड, और टेप्लो जो है उसे लगता है कि क्रॉकर हैरिस ने मेरे को एक तरीके से हिरासत में ले लिया और बाकी सभी को जो स्टूडेंट्स हैं उनको घर जाने के लिए बोल दिया। और उसके बाद मोस्ट टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स अबाउट देयर रिजल्ट बिफोर द हेडमास्टर डिक्लेयर्स, यानी कि बहुत सारे टीचर्स जो थे वो रिजल्ट पहले ही बता देते थे, इससे पहले कि हेडमास्टर बताए। लेकिन क्रॉकर हैरिस नेवर डज दैट, यानी कि क्रॉकर हैरिस ऐसा कभी नहीं करते थे। ही इज
man of principles. टेप्लो इज अ लिटिल बॉय बट दे अंडरस्टैंड ऑल दिस, यानी कि टेप्लो हालांकि छोटा बच्चा जरूर है लेकिन उसे इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता है. ही हैज ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, ही इज अफेयर टू हिम, यानी कि वो उससे अपने टीचर की, सभी टीचर्स की अपनी रिस्पेक्ट करता है, वो उनसे डरता जरूर है लेकिन उन्हें कभी भी उनके प्रति गलत जवाब नहीं देता है. ही लव्स टू गो एंड प्ले, बट यानी कि वो खेलने जाना चाहता था बट वो इसके लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था विदाउट परमिशन ऑफ ब्रोकर हैरिस. ही इज फियर टाइड विद रिस्पेक्ट नॉट हेटेड, यानी कि वो जो था वो एक तरीके से रिस्पेक्ट थी, ठीक है, बल्कि ना कोई एक तरीके से कह सकते ना कोई डर था बल्कि एक रिस्पेक्ट थी जो कि टेब्लो की ब्रोकर हैरिस के प्रति दर्शाई गई है. सिक्स आपको समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पूछा गया है. द नरेटर इन द ट्रेवलर्स सिल्क रोड realized that the snow was both dangerous as well as beautiful. यानी कि सिल्क रोड में जो लेखक है जब ट्रेवलर के तरीके से जाता है तब उसे जब ट्रेवल कर रहा होता है उसे जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, वो खतरनाक और सुंदर क्यों लगती है, ऐसा क्या कारण है. तो लिखेंगे सबसे पहले, हाँ यहाँ से लिखेंगे. Tested on his way, surveyed the snow not deep, but car could turn over, cover the risk, flung handfuls of dirt across the frozen surface. Snow was spared with soil. They drove without difficulty. यानी कि जो ऑथर है उसने ये सुना था कि मतलब यात्रा वृत्तांत में उसने ये देखा था कि जो बर्फ है वो काफी खतरनाक है और सुंदर भी है. वो अपने रास्ते में जो बर्फ का मतलब उसने बर्फ का सर्वेक्षण किया था टिस्टेन ने, ठीक है, उसने देखा था कि ये गहरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारी जो कार है वो पलट सकती है. और इन सभी को जोखिम को कवर करते हुए जब वो जमी हुई सतह पर मतलब अपनी कार लेके गए तो ऐसा हुआ भी. उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो बर्फ है अगर हम इसे पिघलाना चाहें तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर मिट्टी छिड़क सकते हैं और मिट्टी छिड़कने से क्या होगा कि जो बर्फ है वो अब साइड होना शुरू हो जाती थी और वे बिना किसी कठिनाई के आगे चलते चढ़े गए. ठीक है. स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, यानी कि एक और कठिनाई आई. क्या आई? दिस टाइम डिसाइड टू ड्राइव राउंड द स्नो, यानी कि अब उन्होंने सोचा कि अब हम जो है वो बर्फ पर एक चक्कर लगाते हैं. ठीक है. द रिस्क डिड नॉट अंडरमाइन द सीन्स ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि जोखिमों भरी इस प्राकृतिक सुंदरता को कम नहीं कर सकते. यानी कि हालांकि इस एरिया में जोखिम बहुत थे लेकिन फिर भी यहाँ की जो सुंदरता थी वो इन जोखिमों के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं सकी. इन द वैली, उन घाटियों में, द सो स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द रिवर्स was wide but mostly blocked with ice that was sparkling in the sunshine. यानी कि जोखिमों भरी ये जो प्राकृतिक जो सुंदरता है बर्फ की उसे कम नहीं कर सकती है. साथ ही साथ उन्होंने बर्फ से जो ढके हुए पहाड़ थे वो देखे, चौड़ी चौड़ी नदियां देखी जो कि ज्यादातर किससे ढकी हुई थी, बर्फ से, और बर्फ की वजह से ये चल भी नहीं पा रही थी, यानी कि एक तरीके से ये चक्कर भी नहीं लगा पा रही थी. सिंपल सा. टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पर rocks around were covered with patches of bright orange lichen. Under the rocks seemed unending shade. यानी कि उन्होंने जब देखा कि अब हमारी जो रफ्तार है वो काफी तेज होती जा रही है तो उन्होंने देखा वो जो उनका रास्ता था वो एक तरीके से उबड़ खाबड़ होने लगा. चारों ओर की चट्टानें जो थी वो नारंगी लाइकेन की दिखने लगी थी. ठीक है. चट्टानों के नीचे से एक ऐसी छाया जा रही थी जो मतलब एक ऐसी छाया जो काफी डार्कनेस, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं काफी अंधेरी वाली एक छाया वहां पे उन्हें देखने को मिली थी. तो ये था नरेटर जो था उसने अपने ट्रेवलर्स में सिल्क रोड के बारे में जो देखा था, स्नो के बारे में. क्या जो स्नो है वो डेंजर भी है और ब्यूटीफुल भी है. तो ये चीजें आप इस तरीके से एक्सपीरियंस में कर देंगे. आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. 8 में पूछा गया है व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर एनकाउंटर एंड ओवरकम व्हेन ही सेट आउट द रीच माउंट कैलाश. यानी कि जब माउंट कैलाश पर जो ऑथर है वो जाता है तो उसे किस किस प्रकार की जो डिफिकल्टी से वो सामने करनी पड़ते हैं. तो देखो, सबसे पहला, द ऑथर सेट आउट फ्रॉम राबू टू कंप्लीट द कोरा टू डेस्टिनेशन माउंट कैलाश. यानी कि वो अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए निकल चुका था. Beyond Mansarovar, like he had to face many difficulties
rocks, snow and height problems the journey made risky। यानी कि जब वो मानसरोवर लेक के पास पहुंचता है तब उसे बहुत सारी डिफिकल्टी जैसे कि बड़े बड़े पहाड़, स्नो जिसके बारे में अभी हमने देखा, और जो हाइट यानी कि चढ़ने की प्रॉब्लम, ये सभी उसकी जर्नी को रिस्की बना देते हैं। ऑन द वे, और रास्ते में, दे सेम अक्रॉस सीवियर माउंटेन्स एनिमल्स, यानी कि उन्हें कुछ ऐसे एनिमल्स देखने को मिले जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। ही शॉट नोमाड्स टेंट्स, यानी कि उन्होंने नोमाड्स जो खाना बदोश होते हैं उनके टेंट्स देखे, विद हग टिबेटियन डॉग्स गार्डियंस सॉरी गार्डिंग देम, यानी कि उन्होंने जो टिबेटियंस डॉग्स थे उनको भी देखा जो कि एक तरीके से काफी खतरनाक देखने में लग रहे थे। द ऑथर हैड हिज फर्स्ट फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि उनको जो ऑथर था उसे खुद अलग से एक फिजिकल प्रॉब्लम थी। व्हेन ही फेल्ट द प्रेशर माउंटिंग अप इन हिज ईयर्स, यानी कि उसे ऐसा लगता था कि जो वो सारी की सारी उनके शरीर का जो प्रेशर है वो उनके कानों के जरिए से अंदर आ रहा है, ठीक है, और वो उनको नीचे गिरा देंगे, ठीक है। व्हेन Tristan saw snow laying across the tracks, he spread dirt on the frozen surface to make it rough and safe। यानी कि देखो क्या हुआ यहाँ पे कि जब टेस्टेन ने पटरियों पर जो बर्फ थी उसको देखा तो उसने उस बर्फ को हटाने के लिए क्या किया, उसमें मिट्टी फेंक दी, और जब मिट्टी फेंकी तो जो बर्फ थी वो थोड़ी सी खुरदुरी हो गई और सुरक्षित हो गई, और वो वहां पे अपना काम जो था वो अच्छे से करने लगे। तीसरा है, बाय आफ्टरनून ही रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। होर क्या है, ये एक डस्टी प्लेस है, ड्राई प्लेस है, रॉकी। एट डार्चन ही हैड कोल्ड एट माउंटेन सिकनेस, यानी कि जो हॉर्चन और डॉग थे ये काफी बिना हरियाली के डस्टी जो एरिया थे वो हमने देखा था। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसे ऊपर चढ़ने की एक बीमारी थी, ठीक है, पहाड़ की बीमारी। ही टुक सम मेडिसिन फ्रॉम द टिबेटियन डॉक्टर, उसने टिबेटियन डॉक्टर से कुछ मेडिसिन ली। द नेक्स्ट डे ही मीट नोरबू, जब वो अगले दिन नोरबू से मिला जो कि इंग्लिश बोल सकता था, और उन्होंने दोनों डिसाइड किया कि अब जो है वो अपना कोरा साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से जो सारी डिफिकल्टीज थी, कौन सी डिफिकल्टीज, जो माउंट कैलाश चढ़ने के लिए इनकाउंटर एंड ओवरकम डिफिकल्टीज किसके, जो ऑथर था उसके बारे में। तो 8 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 9 में पूछा गया है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फ्रैंक हंटर। फ्रैंक हंटर का एक कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। तो देखो, फ्रैंक हंटर वाज अ पॉपुलर यंग साइंटिस्ट, यंग साइंस टीचर, यानी कि वो एक विज्ञान के शिक्षक थे। उसके बाद ही ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज ही टीच साइंस विच द स्टूडेंट्स फाइंड easier to comprehend than classic which they think is muck। अच्छा, इससे एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं लाइन पढ़ना भूल गया, दोबारा से पढ़ेंगे। मिस्टर फ्रैंक हंटर वाज अ पॉपुलर यंग साइंस टीचर, ठीक है। ही इज लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स हु फील ही कैन अंडरस्टैंड देम बेटर देन मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी कि ये जो था मिस्टर फ्रैंक, ये उन बच्चों को ज्यादा पसंद करता था जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से अच्छे से नहीं समझ पाते थे, ठीक है। ही इज ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज ही टीच साइंस विच द स्टूडेंट्स फाइंड इजियर, यानी कि साइंस को बड़ी ही आसानी तरीके से ऐसे पढ़ाता था जो लोग इसे एक तरीके से कूड़ा कबाड़ा कहते थे, मक कहते थे, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से ये साइंस को पढ़ाता था, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जो थे वो उन्हें लगता था ये बकवास है एक तरीके से, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। He, however, feels students who take up science are slacks and don't take much interest in the subjects। यानी कि हालांकि उनका मानना ये था कि जो छात्र विज्ञान में पढ़ाई करते हैं वे आलसी होते हैं, वे इस विषय में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन वे इसको बात करने में काफी मतलब कि एक सेकेंड, हाँ, he is easy to talk and approachable, his attitude puts them and their ace, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं वो काफी लोगों से मिलने वाले थे और उनसे उनका रवैया जो था वो एक तरीके से स्ट्रिक्ट था, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। टेप्लो फाइंड्स ही कैन कॉन्फाइड हिज ट्रबल टू हिम, यानी कि टेप्लो जो था वो उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताता है किसको, फ्रैंक को। इन फैक्ट ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ इनफ to refer to his teacher Mr. Crocker Harris as the Croc, यानी एक तरीके से वास्तव में वह अपने शिक्षक मिस्टर क्रोकर हैरिस जो था उसको एक क्रॉक के रूप में संदर्भित करने के लिए पूरे स्कूल पूरे
खुद को पर्याप्त रूप से एक तरीके से भूल जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। However, he encouraged student to talk ill of other teachers, यानी कि वो जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को इसके लिए प्रेरित करता है कि वो अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी बातों के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने जो टीचर्स हैं उन्हें बताएं। He proves the details of the relationship between Mr. Crocker Harris and Taplow, यानी कि उसने क्रॉकर हैरिस और टेप्लो के बीच में एक जो संबंध है, जो रिलेशन था, ठीक है, वो समझाया यहाँ पे। He also encourages Taplow to disobey the teacher's orders and go off their meeting Mr. Crocker Harris। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे कैरेक्टर स्केच किसका, मिस्टर फ्रैंक हंटर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, द स्कूल सिस्टम ऑफ्टन क्लब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, यानी कि जो स्कूल सिस्टम है वो अक्सर व्यक्तिगत जो प्रतिभा होती है एक बच्चे की उस पर अंकुश लगाता है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। समझाना है। तो देखो, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज नो रूम ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, ब्रिलियंस और एप्टीट्यूड, यानी कि जो ये शिक्षा की प्रणाली है इसमें व्यक्तियों की, उनकी आकांक्षा, उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता के लिए कोई भी जगह नहीं है। इट डिस्करेजेस जीनियस एंड ओरिजिनलिटी एंड इनकरेजेस मैकेनिकल डोलार्डर्स और सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारी ये एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी जो जीनियस बंदा है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसे इनकरेज नहीं करता है। ठीक है, बल्कि ये उस चीज को इनकरेज करता है जो मैकेनिकल है, यानी कि इसीलिए क्या होता है कि जो बच्चे वो एवरेज रह जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, दिस सिस्टम लेज स्ट्रेस ऑन फैक्ट्स एंड डेट्स रादर देन आइडियाज, यानी कि ये सिस्टम जो है वो उन सभी चीजों को ज्यादा याद करने के लिए कहता है जो जरूरी नहीं है, आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इग्नोर्स ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि ये जो है मतलब कि जो शिक्षा प्रणाली है वो ओरिजिनलिटी को और जो क्रिएटिविटी है उसे इग्नोर करता है। कौन करता है? एजुकेशन सिस्टम, विच लीड टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जो कि किसी बच्चे के प्रोग्रेस के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। द टीचर्स एंड अथॉरिटीज इंसिस्ट ऑन डिसिप्लिन एंड कॉन्फर्मिटी, यानी कि सभी के सभी जो अथॉरिटीज हैं, जो टीचर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि डिसिप्लिन बनाए रखो, डिसिप्लिन बनाए रखो, शांत रहो, पढ़ते रहो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। थर्ड, नो वंडर देन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैनेज to pass examination by cramming, learning things by heart and repeating in the exams, यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए वो रट्टा मारते रहते हैं और दबाव होता है उन पे कि हमें पास ही होना है, रट्टा मारते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, जो कि डर डर के वो पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन आर कंसिडर्ड डुलार्ड, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उसे एक मंद बुद्धि व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट, अनफिट, rebels whose every presence makes it impossible for teachers to each and other peoples to learn, यानी कि जब आइंस्टीन जो है उसे मंदबुद्धि, मूर्ख, अक्षम, विद्रोही कहा जाता है, और जब भी ये जब भी ये क्लास में पढ़ने के लिए आता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी और बच्चे को पढ़ा पाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए सबसे एक आखिरी प्रश्न हमारा यहाँ पे बचता है, जो कि आपके कई एग्जाम से पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में। क्या प्रश्न है? डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रू मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी लेग टू लाइफ, यानी कि जब जो बच्चा डिलीवरी होती है उसकी, वो सही से उसके अंदर सांस नहीं होती है, तो उसको किस तरीके से उसकी लाइफ को लेके आते हैं। हालांकि देखो इस क्वेश्चन के बारे में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चर्चा जरूर की है। ठीक है, अभी इसी को ही हम जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे। इसमें हमने उसकी माँ के बारे में भी देखा है, बच्चे के बारे में भी देखा है। अब इस लास्ट क्वेश्चन में हम पूरा बच्चे के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। आफ्टर पुलिंग द स्टिल बॉर्न बेबी आउट फ्रॉम बीनीथ द बेड, यानी कि जब वो बच्चे को जो है वो अपने हाथों में लेता है, बेड के नीचे निकालता है, तब वो देखता है एंड्रू कुड गैस व्हाई द बेबी हैज लॉस्ट हिज ब्रीथ, यानी कि एंड्रू जो सोचता है कि आखिर इस बच्चे की जान, इस बच्चे में सांस क्यों नहीं है। द केस, ऐसा इसलिए हुआ था, उसका कारण क्या है, तो ये कारण है इसका। आपको इस कारण को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अगर आपको याद रख सकते हैं तो बेशक से आप इस कारण को लिखें, लेकिन इसको आपको याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। देयरफॉर इसीलिए क्या हुआ था कि ही रियलाइज, जब उसे लगा कि इसके अंदर सांस नहीं है तो उसने देखा दैट देयर वाज अ पॉइंट इन ट्राइंग टू दिस rescued rescued the baby with the help of traditional, एक मेथड होता है रेसिस्टेशन का, ठीक है, इस मेथड को उसने अप्लाई किया इस केस में। सो ही फर्स्ट लेड टू बेबी अपॉन अ ब्लैंकेट एंड बिगन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। तो उसने क्या किया, इस जो उसका उसने देखा कि जो बच्चा है इसमें सांस नहीं है। अब सांस नहीं का कारण क्या है, तो कारण ये वाला है कि द केस ऑफ asphyxia, which is a condition in which insufficient or no oxygen and carbon dioxide are extended on a ventilator basis caused by choking और ड्रॉइंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, उसमें जो थी बच्चे में सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी, इसी की वजह से उसके अंदर सांस नहीं थी। और उसने क्या किया, दृष्टिकेंद्र का जो एक तरीका होता है, जो मेथड होता है, उस मेथड को उसने यहाँ पे कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया। और जब उसने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया उसके बाद जब इसका उससे फायदा नहीं हुआ, तब उसने देखा थर्स ही poured हॉट एंड कोल्ड वाटर इनटू टू बेसिन्स, यानी कि उसने दो बेसिन लिए, इसमें से उसने एक में गर्म एक में ठंडा पानी रखा। went to pushing the baby into the water and both the basins alternately for almost half an hour, यानी कि उसने क्या किया, ठंडे और गर्म पानी में उस बच्चे को बार बार से उससे रगड़ा, या फिर कह सकते हैं कि उसको ठंडे और गर्म पानी में बार बार से मतलब कि उसमें रखा, पहले ठंडे में फिर गर्म में, इस तरीके से। लेकिन फिर भी तकरीबन आधे घंटे के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बट नो ब्रीथ इमर्ज, यानी कि अभी तक उसने कोई सांस नहीं ली थी। फ्रॉम द बेबी एंड सेंस ऑफ डेस्परेशन एंड defeated set in his mind, still he wanted to put in author last efforts, यानी कि उसने देखा कि मेरे इस काम के बावजूद भी जो बच्चा वो सांस नहीं ले रहा है, तो उसका माइंड जो था वो थक गया था, लेकिन उसने फिर भी आखिरी कोशिश करना नहीं छोड़ा था। आखिरी कोशिश क्या थी, तो देखो ये लिखा हुआ है, आखिरी कोशिश में उसने ये किया था कि उस बच्चे को एक रफ टावल लिया, उससे क्रश करना शुरू किया, और उसकी जो छाती थी उसको धीरे धीरे क्या किया, अपने अपने हाथों से थोड़ा सा उसको दबाया, फिर छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, और इस तरीके से जो बेबी था उसने रोना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि मिरेकल वाज हैपेंड, द टिनी चेस्ट ऑफ द बेबी गेव हैव एंड देन अनदर एंड मतलब हैव एंड अनदर एंड्रयू वाज विक्टोरियस एज द बेबी वाज फाइनली रिवाइव्ड। तो इस तरीके से जो बच्चा था उसमें सांस आई थी, ठीक है। उसने जो एक तरीका था थेरेपिस्ट का, वो तरीका यहाँ पे काम नहीं आया, उसने जो अपना एक नॉर्मल तरीका था उसे अपनाया। तो इस तरीके के द्वारा वो जो था अच्छे तरीके से उसने जो बच्चे में सांस थी वो यहाँ पे लेके आ पाया, ठीक है। तो इस तरीके से आज के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसमें आपके 5 मार्क्स के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझा दिए गए हैं। एंड आई होप कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आए होंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक अभी और भी आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।